अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फ़खर में खुशामदीद। NA 249 का इलेक्शन कौन जीता ये अहम नहीं है, लेकिन ये जानना सबसे इंपॉर्टेंट है कि PTI ये इलेक्शन हार गई और PTI का इलेक्शन हारना ही अगले इलेक्शन के लिए जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो पेस है, जो उनका माइंडसेट है, उसको सेट करेगा, क्योंकि ये वाले इलेक्शंस अगले इलेक्शंस के लिए बैटल ग्राउंड साबित होंगे। और इसकी वजह यह है, एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ कि अब तक मुल्क के अंदर 9 हलकों के अंदर ज़िमनी इंतखाबात हुए और PTI ने हुकूमत में होने के बावजूद 9 में से सिर्फ 1 इलेक्शन जीता और बाकी 8 के 8 इलेक्शन अपोजिशन पार्टीज़ ने जीते। तो अब ये जो ज़िमनी इलेक्शन है NA 249 का, ये एक जानिब तो PTI के लिए भी इसमें सबक है, तो दूसरी जानिब इसमें अपोजिशन जमातों के लिए बहुत बड़ी बड़ी निशानियां छुपी हुई हैं और अगर वो चाहें अब भी तो अपने लिए मुस्तकबिल के लिए बहुत अच्छी राहें अपने लिए पैदा कर सकते हैं। और मरीम नवाज़ का ये ट्वीट इस इलेक्शंस के बाद मेरा ये ख्याल है कि अब मौजूदा हालात के अंदर सबसे बेहतरीन ट्वीट था। उनका ये कहना था कि नवाज शरीफ के बयानिए की गूंज खैबर से कराची तक, इसकी सियासत को ख़त्म करने और कहने वालों को खबर हो। बड़ा दिलचस्प ट्वीट है और बहुत ज़्यादा बिटवीन दी लाइंस इसमें उन्होंने खेलने की कोशिश की है और जिन जगहों पर उन्होंने अपना पैगाम पहुंचाना था उन जगहों तक मेरा ख्याल है इस ट्वीट के ज़रिए उन्होंने अपनी बात पूरी ताकत के साथ पहुंचा दी। क्योंकि आपको याद है कुछ अर्सा पहले, चंद दिन पहले आर्मी चीफ साहब के साथ मुलाकात हुई थी सहाफ़ियों की और वहाँ से ये खबरें निकली थी कि जो ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग थी वो कि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ख़ुद उनके अपने वज़न से ही गिर गई थी और जो भी हुकूमत, अब अगर इमरान खान की हुकूमत भी गिरेगी तो उसके अपने वज़न से गिरेगी, हम नहीं किसी हुकूमत को गिराएंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि ये बात उसी बात का जवाब है जो क्योंकि गिरने का मतलब ये था कि उनकी सियासत ख़त्म हो गई और इस सियासत ख़त्म होने के बयानी को भी एक बड़े सिस्टमेटिक अंदाज से आगे लेके जाया गया था, लेकिन नवाज शरीफ साहब की सियासत ख़त्म नहीं हुई। और इस वक्त अगर हम देखें तो मुल्क के अंदर एक वाहिद अपोजिशन जमात है जो जाके थ्रेट कर रही है इस वक्त गवर्नमेंट को और मुकम्मल जो पूरा सिस्टम ये खड़ा हुआ है इस सिस्टम को मुकम्मल रॉक कर रही है और वो है मुस्लिम लीग नून। पीपल्स पार्टी ने अगरचे ये वाला इलेक्शन जीत लिया है, लेकिन इस इलेक्शन के बाद कंट्रोवर्सीज डेवलप हुई हैं और बिलावल साहब के जो वो ट्वीट है कि एक तीर से इतने शिकार, इस ट्वीट ने भी सियासी माहौल को बहुत ज़्यादा गर्मा दिया है। लेकिन ये ट्वीट करने से पहले मेरा ख्याल उनको थोड़ा सा सोचना चाहिए था, क्योंकि ये जब तीर चलाया जाता है ना तो इसको कमान में रखा जाता है। जब कमान में रखेंगे, पीछे से उसको खींचेंगे तो उसको खींचते वक्त वो जो ताकत आप तीर को चलाते हैं और कमान को के धागे को खींचने के लिए जो कुव्वत है वो इस वक्त मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी की नहीं है। ये वो कुव्वत है जो उसको दी गई है और इस वक्त ये जो तीर है ये तीर एक टूल ही है और अगर हम इसको मैं सादा अल्फाज में कहूँ तो ये एक टिश्यू पेपर है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लिहाजा इस तीर के चलने पर बिलावल साहब को इतना ज़्यादा इतराना नहीं चाहिए और उसकी वजह है कि हुकूमत में रहते हुए किसी भी जमात के लिए इलेक्शंस को इस तरीके से टर्न अराउंड करना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट इस सूबे के अंदर पिछले 5 साल भी रही है, 3 साल ये, इसको अगर हम देखें तो इसके बावजूद कादर मंदोखेल साहब 2018 का इलेक्शंस हार गए थे और 7,000 के करीब उनके उसके वोट उनके बने थे 2018 में, ठीक है जी। लेकिन 2021 में उन्होंने वोट लिए हैं 16,156 और जिसकी वजह से वो इलेक्शन जीत गया। तो 100% से ज़्यादा इंक्रीज़ अपोजिशन की जमातों के अंदर आते हुए तो हमने देखा, गवर्नमेंट की जमातों के अंदर आते ही देखा। और उसके साथ साथ वो जो खबरें चली थी प्रिजाइडिंग ऑफिसर को खाकी लिफाफे देने वाली, उससे भी इलेक्शन की साख खासी मुतासर हुई है। तो मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त इस इलेक्शन का रिज़ल्ट जो मर्ज़ी है, लेकिन इसने एक तो जाना है इलेक्शन कमीशन में, लेकिन इसके साथ जो सबक मौजूद हैं हमें उन असबाब पर भी अभी संजीदगी के साथ गौर करना चाहिए। पहला सबक है PTI के लिए। PTI के लिए सबक ये है कि अब उसको बैसाखियों के ऊपर खड़े रहने का उसका दौर ख़त्म हो गया। PTI को अब ये बात समझ लेनी चाहिए कि उसके लिए जो थपकी थी वो ख़त्म हो गई। PTI को ये बात समझ लेनी चाहिए कि अब इस वक्त वो गुरूही सियासत और पार्टी के अंदर धड़ेबंदियों के अंदर इतने बुरे
तरीके से तकसीम दर तकसीम के अमल का शिकार है कि उसके लिए अब दोबारा अपने आप को रीयूनाइट करना गवर्नमेंट में रहते हुए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इमरान खान ही वो कुव्वत है जो इसको इकट्ठी कर सकता है। और इमरान खान के पास फुर्सत ही नहीं है कि वो ऐवान वज़ीर आज़म से बाहर निकल सके, वो खुद अब ऐवान वज़ीर आज़म के कैदी बन के रह गए। लिहाजा PTI को अब दोबारा मुनज़्ज़म करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि पहले ये काम जहांगीर तरीन साहब करते थे, तब जहांगीर तरीन साहब को उन्होंने निकाल बाहर किया। लिहाजा वो जो बाइंडिंग और यूनिफाइंग फोर्स है वो पार्टी के अंदर ख़त्म होती जा रही है। तीसरी बात यह कि गवर्नमेंट ने 3 साल के दौरान आवाम के फ़ायदे के लिए कोई एक काम नहीं किया जिससे लोग ये कह सकें कि यार इस मामले में हमारे लिए बेहतर आई है। महंगाई आपके सामने, सूरत हाल, बिजली के बिल आपके सामने, गैस के बिल आपके सामने, बच्चों की फ़ीसें आपके सामने, सड़क के हाल आपके सामने, कचरे की सूरत हाल आपके सामने, सफाई सुथराई के मामला आपके सामने, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, माफियाज का रोल, सब कुछ आपके सामने। और गवर्नमेंट किसी एक सेक्टर के ऊपर भी काबू नहीं पा सकी। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जहाँ पर हमें ख़ुद भी ख्याल करना चाहिए, लेकिन जो बतौर लॉ इन्फोर्सिंग पावर एग्जेक्टिव के पास है उसे अपनी इस पावर को इस्तेमाल करना चाहिए। अभी कोरोना के दिनों के अंदर हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन वो ऑक्सीजन की भी एक तरफ तो अक्यूट शॉर्टेज पैदा की जा रही है और दूसरा 7,000 का सिलेंडर इस वक्त 24,000 रुपये का मिल रहा है। तो इस नाजायज़ मुनाफाखोरी को रोकना भी हुकूमत का काम है, लेकिन किसी भी तरफ कोई तवज्जो नहीं है। लिहाजा इसका दबाव भी हुकूमत पर ही आएगा और हुकूमत को ही इसका बैकलैश उठाना पड़ेगा। और अपोजिशन के लिए भी एक बहुत बड़ा इसके अंदर पैगाम है कि आप अगर यकसू होकर, एक साथ इकट्ठे होकर, एक नज़र से नज़र मिलाकर और कदम से कदम मिलाकर आप आगे चलें तो कोई मामला मुश्किल नहीं है। फिर कोई ताकत आपको इस्तेमाल नहीं कर सकती और कोई ताकत आपको तोड़ नहीं सकती। लेकिन हम क्या करें, हमने यहाँ पर हमेशा टिश्यू पेपर्स को ही देखा है। काश कोई ऐसी कोई चीज़ आ जाए जहाँ पर हम ये इस बात को कह सकें कि यार ये मामला बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा हो नहीं। अब मौका जो आ गया है इस वक्त वो ये है कि ऐसा इलेक्शन हुआ है कल रात जिसके बाद हर एक जमात एतराज़ उठा रही है कि इलेक्शन मुनसिफाना गैर जानिबदाराना नहीं हुए। और मेरा ख्याल है कि ये अब सियासी जमातों के लिए हाई टाइम आ चुका है कि वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करें। अदरवाइज़ ये जो अगले इलेक्शन होंगे 2023 के, वो इतने ज़ालमाना इलेक्शन होंगे कि उसके बारे में कोई सोच नहीं सकता, क्योंकि वो मुल्क की तारीख़ के खूनी और बदनाम तरीन इलेक्शन बनेंगे और उन इलेक्शंस की साख भी बहुत बुरे तरीके से मुतासर होगी। अब आते हैं आपके सवालों की तरफ। नवाज़ खान साहब का सवाल है, ज़रदारी साहब को PDM में नहीं लेना चाहिए क्योंकि पीपल्स पार्टी की PDM में मौजूदगी आस्तीन के सांप के मुतरादफ होगी। नवाज़ साहब PDM के अंदर इस वक्त ज़रदारी साहब को लेना या ना लेना, मेरा ख्याल है कि ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ वाक़यातन एक सिमत के अंदर यकसू होकर आगे बढ़ना चाहती हैं या नहीं चाहती। और अगर आगे बढ़ना चाहती हैं तो फिर गलती कोताहियों को एक दफ़ा नज़रअंदाज करके, लेकिन आगे जब चलना है तो फिर पूरी नेक नीयत और ईमानदारी के साथ। अगर तो इस बात पर कायल हैं तो फिर तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये टाइम है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का, और अगर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं होते और उसके बगैर ही हम अगले इलेक्शंस में जाते हैं तो अगले इलेक्शंस जो 2023 के इलेक्शंस होंगे या उससे पहले होते हैं तो वो इलेक्शंस बहुत ज़्यादा कातिल, बहुत ज़्यादा खूनी, बहुत ज़्यादा सुर्ख, बहुत ज़्यादा पुरतशद्दुद और बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल होंगे। और ऐसे इलेक्शंस किसी भी सूरत मुल्क के लिए अच्छे नहीं होते, क्योंकि ये मुल्क के अंदर तकसीम की एक ऐसी बुनियाद रख देते हैं, एक ऐसी ईंट रख देते हैं जो कभी भी नहीं निकाली जा सकती, और उसके बाद जो इत्तेहाद है वो बिल्कुल कायम नहीं रह सकता। और अभी हमने देखा है 2018 के इलेक्शंस के बाद जो डिवीजन आई है इस वक्त, प्रो नवाज शरीफ, एंटी नवाज शरीफ, प्रो इमरान, एंटी इमरान, ये जो इस वक्त ये जो डिवीजन आई है ये इतनी खौफनाक है कि इससे हमने अपनी सोसाइटी को मुकम्मल 2 पोल्स पे जाते हुए देख रहे हैं, जिसकी वजह से नफ़रत और तनाव बहुत ज़्यादा है। और इस खलीज को अगर इस वक्त ना रोका तो ये मामला बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा। जमील अराइन साहब फरमाते हैं कि यूनुस ढागा एक काबिल अफसर थे, उन जैसे कई अफसरान इस हुकूमत का निशाना बने। यही तो अलमिया है जमील साहब कि यहाँ पर जो काबिल अफसरान हैं, जो काबिल लोग हैं, उनको बिल्कुल भी नज़रअंदाज किया जाता है और चापलूसों का, बहुत ज़्यादा खुशामद पसंदों का बोलबाला होता है। ये हमने देखा है आम दफातर से लेकर हुकूमती लेवल पर हर जगह पर हमें ऐसे ही लोग मिलते हैं जो कासा लेसी करते हैं और तरक्की करते चले जाते हैं। तो ऐसे सेटअप के अंदर यूनुस ढागा, आज़म सुलेमान
और इन जैसे बेशुमार लोगों की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि लोग इनको मिसफिट समझते हैं, कहते हैं कि यार ये आगे से हमें जवाब दे रहा है, इसका मतलब है कि ये हमारे साथ नहीं है। वो ये बात नहीं समझते कि जो स्टेट क्राफ्ट है इसके अंदर जो ब्यूरोक्रेसी है, जो सरकारी मुलाजम है, जो सरकारी अफसर है, उसकी जो वफ़ादारी है वो शख्सियत के साथ नहीं होनी चाहिए, उसकी वफ़ादारी रियासत के साथ होनी चाहिए, और ये वफ़ादारी निभाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। मोहम्मद मुस्लिमीन साहब का सवाल है कि ब्रॉडशीट का क्या बना, ये मामला अचानक रुक गया। ब्रॉडशीट का मामला अचानक आया था, अचानक रुक गया, लेकिन अचानक रुका नहीं है, इसके ऊपर अभी भी काम जारी है। और इस वक्त जो ताज़ा तरीन ब्रॉडशीट के मामले में डेवलपमेंट है वो ये है कि आसिफ जरदारी साहब के ख़िलाफ़ वो जो डब्बे आए थे स्विट्ज़रलैंड के, उनको खोलने की कार्रवाई का आगाज़ हो चुका है, और आसिफ जरदारी साहब के ख़िलाफ़ वो जो STS और कोटेक्ना केस है उसको भी रीओपन करने के लिए अब हदायत जारी कर दी गई है, और FIA भी इस मामले को देख रहा है। बल्कि जो एक स्पेशल टीम बनी थी वो जो जाली अकाउंट्स के हवाले से थी, वही मेरा ख्याल है इस सारे मामले के अंदर अब आसिफ जरदारी साहब को इस शिकंजे में, इस शैकल्स में लाने के लिए बड़े भरपूर तरीके से काम जारी है। काम रुका नहीं है, काम जारी है। हाँ, ये ज़रूर है कि इस वक्त दीगर मामला इतने ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं कि ब्रॉडशीट नज़र से ही चली गई है। ये दोबारा आएगी जब कोई दोबारा पैसों का टीका टूका लगना होगा, फिर ये आ जाएंगे सामने, फिर हम टीका लगवा के बड़े चैन की बांसुरी बजाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।